नमस्कार, न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत करने के लिए एक बार फिर से मैं नमिता सचदेव हाजिर हूं। हर बार की तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज भी बात करने के लिए हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सब लोगों के दिमाग में ये सवाल हमेशा रहता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रोबोट क्रिएट करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर मशीनी उपकरण है, या मशीन इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को भी रोबोट या फिर मैं कहूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन इसका जवाब जो है एक सवाल में छुपा है। दुनिया में सबसे जटिल चीज क्या होती है? वो होता है हमारा दिमाग, जो कि सबसे अलग तरीके से सोचता है और हर किसी के पास अलग अलग तरह का ब्रेन होता है जिस तरह से कोई और नहीं सोच सकता। तो कंप्यूटर की मदद से एक ऐसा दिमाग क्रिएट करना और उसे बदलने की कोशिश करने को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान शो पर मौजूद हैं। उनसे एक एक करके आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगी अपने शो पर मिस एना रॉय को, जो कि एडवाइजर है नीति आयोग से। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार। साथ साथ डॉक्टर रमेश रास्कर हमारे साथ है, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं MIT यूएसए में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और मिस्टर उमाकांत सोनी हमारे साथ है, को फाउंडर ऑफ पाई वेंचर्स। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से एक दिमाग क्रिएट करना है मशीन्स की मदद से, जिसे हम अगर मशीन लर्निंग कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, और अगर स्टडीज में बात करें तो इसे मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अगर नॉर्मल एक इंसान को समझाना हो, जो लोग नहीं समझ पाते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपके शब्दों में व्हाट इज दैट? देखिए, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है। जी। ये बहुत दशकों से है हमारे यहाँ पे साइंस में। 60 से कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम हुआ है। जी। आजकल ये फोरफ्रंट में इसलिए आया है क्योंकि जो मशीन्स की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग बढ़ गई है, और दूसरा जो डेटा हमको मिल रहा है, डिजिटल जो मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से बहुत डिजिटाइज डेटा मिल रहा है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वोग में इसलिए है क्योंकि अब मशीनें बहुत ह्यूज तादाद में उनको डेटा मिल रहा है और वो बहुत ह्यूज तादाद में कंप्यूट कर पा रहे हैं। तो वो एक डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत दशकों से है और इस पे रिसर्च भी हो रहा है। तो अब क्या है कि अगर एक आम आदमी के उसमें समझाया जा सके, तो ये जब इतनी बड़ी तादाद में जो डेटा को हम डेटा क्रंचिंग करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस से जो रिजल्ट्स आता है, और जो मशीन को पहले ये बताना होता था कि इस तरह से आप, पूरा रूल बेस्ड होता था कि इस तरह से आप रिजल्ट निकालेंगे। अब मशीन क्या करता है, उसी डेटा से पूरा रिजल्ट निकाल के, लाइक इट ब्रिंग्स इन्फ्रेंसेस analyzing the data and then it throws up results, so that in a very nutshell is artificial। यानी एक मशीनी उपकरण के अंदर पूरे डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, प्रोग्राम उसमें डेवलप कर दिया जाता है और उसके बाद उसे एक एक करके थ्रो आउट किया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है। हाँ, बेसिकली मशीन डेटा को एनालाइज करके और रिजल्ट्स देता है। आम आदमी की भाषा में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी, एक दो सवाल और करना चाहूंगी। पर पाई वेंचर्स की जिस तरह से अगर हम बात करते हैं उमाकांत जी, तो पाई वेंचर्स इज अ VC, और AI इकोसिस्टम में किस तरह से इन्वॉल्व है और क्या रोल आप समझते हैं इसका? बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा। आज से करीब 8-9 साल पहले मैं भी एक एंटरप्रेन्योर था। अच्छा, वेरी नाइस। और हम लोगों ने इंडिया की एक सबसे पहली AI कंपनी हम लोगों ने चालू की थी, जिसमें हम लोग बॉट्स, जो भी आजकल बहुत वो है फैशन में है, जो कि आपकी बातों का तुरंत जवाब दे सकते हैं बिना किसी मानवीय सहायता के। तो वैसी एक हमने कंपनी बनाई थी 8 साल पहले, और ये उस समय की बात है कि जब आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट नहीं होता था, सीरी नहीं होता था। तो इस तरह की कंपनी हम लोगों ने बनाई थी। हमारे साथ के IIT कानपुर के मेरे काफ़ी सारे अच्छे लोग भी उसमें साथ में थे, और हमने टेक्नोलॉजी बना ली थी। और पर जब हम उस टेक्नोलॉजी को लेके निवेशकों के पास गए, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए और हमारे कस्टमर्स के पास गए, तो उनको वो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि ये इतनी पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, और जिसकी वजह से हमारी जैसी कंपनी इंडिया में पनप नहीं सकी। तो उसके बाद मैं सिलिकॉन वैली में ऑलमोस्ट 1 साल मैंने व्यतीत किया कि क्या इकोसिस्टम में क्या खास है, क्या चेंजेस है।
क्या हम इस तरह का इकोसिस्टम इंडिया में नहीं बना सकते? तो उसी की शुरुआत करने के लिए मैंने और मेरे पार्टनर मनीष सिंघल, वो भी आईआईटी कानपुर के ही हैं, हम लोगों ने पाई वेंचर्स की शुरुआत की कि हम इस फंड का फोकस सिर्फ एआई कंपनीज का ही में ही निवेश करने का फोकस रखेंगे। और इसमें हमने अब तक 7 कंपनियां फंड की हैं, और ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो शायद कोई और फंड नहीं करता। इसमें एक कंपनी है जो कि आपकी ब्लड टेस्ट की कॉस्ट लो कर रही है 1/10 बाय अप्लाइंग एआई टू पैथोलॉजी। एक कंपनी है निर्मयी जो कि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर रही है। एक कंपनी है लोकस जो कि आपके घर में आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो सामान आप तक कैसे पहुंचता है, तो पूरा लॉजिस्टिक प्लानिंग ट्रैकिंग सब लाइव करते हैं। तो ये कंपनियां आज की डेट में विश्व में अनोखी हैं और हम इस तरह की कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और भी ऐसे निवेशक हों जो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, आगे बढ़ाएं। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो एआई इकोसिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी निवेश करके उसे बड़ा करना चाहती है, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे इस तरह की कंपनियां नॉट ओनली दे विल ग्रो इन इंडिया, बट ये भी हो सकता है कि हम शायद गूगल और उससे भी बड़ी कंपनियां इंडिया से निकाल सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो वो देश को आगे ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एआई का बहुत, मैं कहूंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो आज वो प्ले कर रहा है। और हर घर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, अपनी कारों में हम देखते हैं, हम अपने एयर ट्रैफिक सिग्नल्स में वो देखते हैं, लेकिन कई बार हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जिस तरह से आप बात कर रहे थे गूगल असिस्टेंस की, आजकल अगर हम बच्चों की भी बात करें तो उनकी ब्रिंगिंग अप हो रही है गूगल असिस्टेंस के थ्रू। अगर हम फोन्स की बात करें सिरी के थ्रू, या फिर एलेक्सा अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके थ्रू भी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिंस यू आर इनटू लाइक MIT US, तो आप किस तरह से कंपेयर करना चाहेंगे कि बाहर की, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी इस कल्चर को, और लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू कंपेयर इन इंडियन इकोनॉमी एंड द वेस्टर्न इकोनॉमीज इन अडॉप्टिंग दिस AI? या अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो Alexa, Siri, voice assistant, or self-driving cars, or search engine like Google, or even news feed ranking on Facebook. ये सब artificial intelligence से बनता है। लेकिन in many countries like India and many middle-income countries, artificial intelligence can change other sectors, health, agriculture, education, and so on. So I think for children in India, students in India, it's important to think about AI as a new opportunity. When we were young, we used to learn typewriting, then we learned computers, then we learned internet, trend, basically, and now it's artificial intelligence. And the good story, good news about artificial intelligence, it's actually easier than doing computer programming. You can learn how to do AI much faster than you can learn how to do programming. So you should not be just a consumer as a student of using I want to ask, Android. sorry, I'm interrupting you, is that many of the universities are offering some new courses to the students for learning this AI. Right. What do you have to say about Yeah, so many universities, many online websites are also offering courses in AI, and that's a wonderful way to learn about it. And if you have basic experience in mathematics, you can get up and running in just a matter of few weeks to start programming in artificial intelligence, in machine learning. And it's a lot of fun. You can create very nice games and very nice applications. And if you spend more time, you can impact very big areas that are important in India. Exactly, and आजकल के बच्चों का जो IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। हम कहेंगे कि वो क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में भी उतना वक्त नहीं लगता, या एक्सेप्ट करने में, अडैप्ट करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना कि अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो लगा करता था, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज उतना एडवांसमेंट नहीं आया था। इससे पहले कि हम और इस पर चर्चा करें या बातचीत करें, हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहना है। आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में हर स्तर पर, हर समाज में लोगों के रहने का तरीका, कार्य करने का तरीका, संवाद का तरीका लगातार बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा,
और ऐसी तमाम नई तकनीकी में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। आज जब भारत न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने सामर्थ्य और संसाधनों को मजबूत कर रहा है, तो उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का साथ मिलना सोने पर सुहागे की तरफ हो गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल करके भारत की गरीबी को समाप्त करने में बहुत अहम भूमिका निभाई जा सकती है। आज भारत दुनिया के सबसे विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, ई साइन, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम, डिजी लॉकर जैसे यूनिक इंटरफेसेस भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी लीडर बनने में मदद कर रहे हैं। साथियों, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च से जुड़ा रोबस्ट इकोसिस्टम तैयार करने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी कुछ महीने पहले ही बनाई जा चुकी है। सबका साथ सबका विकास के विजन पर चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का नाम दिया गया है। सॉल्व फॉर इंडिया, सॉल्व फॉर द वर्ल्ड का लक्ष्य भी समाहित है। तो सॉल्व फॉर इंडिया, सॉल्व फॉर द पीपल का लक्ष्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या कुछ किया जा सकता है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी अभी आपको बताया, बहुत कम शब्दों में उन्होंने कहा। अगर आपसे जानना चाहे मैम, जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं और उनका जो कहना है वो सही भी है। और इसी के साथ अगर हम आपसे जानना चाहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस क्या रहेंगे अगर आने वाले वक्त में इसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया जाए, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दैट? देखिए, दिस इज वन टेक्नोलॉजी विच आई फील is totally disruptive and totally path breaking as far as country like India is concerned. हमारी क्या अभी प्रॉब्लम्स हैं? आप मैन्युफैक्चरिंग अगर छोड़ दें, बाकी का छोड़ दें, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जो सेक्टर्स हम देखा जाए, इतने साल हो गए, लेकिन हम उसमें उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी कि हम बाकी सेक्टर्स में कर पाए हैं। और इसीलिए जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। बड़े प्रोग्राम जैसे आयुष्मान भारत आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे पाथ ब्रेकिंग प्रोग्राम्स आया, जहाँ पे कि जो मार्जिनलाइज तबका है, जो कि अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं था, उसके ऊपर फोकस है। तो ये एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमको ऐसे एक सॉल्यूशंस दे सकता है जिससे कि जो एक्सेस की प्रॉब्लम है, अभी क्या है कि आप बड़े शहरों में आपके पास हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, हाँ, आप कितने एम्स खोल सकते हो आप, लेकिन आपके जो गांव हैं, आपके जो तहसील हैं, वहाँ पे वो सुविधाएं अभी इतनी आप नहीं मुहैया करवा सकते क्योंकि कॉस्ट का है, फिर डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव्स यू अ सॉल्यूशन ऑन हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर ऑफ एक्सेस बैरियर जिसे कहते हैं, जहाँ पे कि आप हब एंड स्पोक के थ्रू वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज। सेकेंडली, एजुकेशन में अगर हम देखें तो इट कैन गिव यू टूल्स विच कैन हेल्प in better teaching abilities of the teachers under circumstances where expenditure is a constraint. So here we talk about human in the loop. So technology which kind of increases the productive capacity of the person performing that facility, whether it is a doctor, whether it is a teacher or whether it is a farmer, precision farming जिसे कहते हैं।
तो इन ये जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कैन रियली हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो ओवरकम द एक्सेस बैरियर। बट डोंट यू थिंक कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लाइक हमारी जैसी कंट्री इंडिया में जो अभी भी डेवलपिंग जिसे कहा जाता है, बहुत सारी स्कीम सरकार की तरफ से लॉन्च की जाती हैं और बहुत सारी मदद सरकार की तरफ से की जाती है, बट देन जो रिसोर्सेज है उनमें इस तरह की चीजें कर पाना पॉसिबल है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है और सरकार पूरी तरह से इसके ऊपर बिल्कुल वचनबद्ध है कि जितना भी रिसोर्सेज इस एरिया में देना होगा वो देगी सरकार। ऑलरेडी पायलट्स में तो काफ़ी राज्य सरकारें भी कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन अब जैसे कि अभी आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाया, उसमें उन्होंने ये कहा भी कि हम पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी तो सरकार ले आई है, अब उस स्ट्रैटेजी को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करना है उस पे अब सरकार पूरी तरह से उसमें लगेगी और उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, जितनी भी दूसरी नीतियां लानी होंगी, वो सारी चीजें करेंगी, वो सरकार की तरफ से उसमें पूरा हेल्प किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। जिस तरह से हम अपनी सरकार की बात करें, हमेशा यूथ के ऊपर फोकस रहता है और वैसे भी अगर हमारे देश का यूथ आगे बढ़ता है तभी देश का विकास हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे यूथ के जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ एआई वुड हेल्प देम? तो एक बहुत वन ऑफ द बेसिक थिंग्स आई वुड लाइक टू एक्चुअली एक्सप्लेन टू पीपल, राइट, कि जैसे यूएस है, यूरोप है, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्रोसेस बनी, राइट, उसके ऊपर में टेक्नोलॉजी लाई गई। हाँ जी। तो एआई से जितना जो प्रोडक्टिविटी गेन मिल रहा है यूएस और यूरोप में, वो एक्चुअली में कम है। इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, प्रोसेस नहीं है। इसके बाद जब एआई आती है तो जो प्रोडक्टिविटी गेन मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इससे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं एंड वी आर सीइंग दैट जो हमने कंपनीज फंड की हैं कि उनका अडॉप्शन रेट जो है, जो कि इंडिया में इट्स एक्चुअली वन ऑफ द फास्टेस्ट। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप एआई का सोल्यूशन बना रहे हैं या एआई लीवरेज करके सोल्यूशन बना रहे हैं, बिकॉज आपका प्रोडक्टिविटी गेन इतना ज़्यादा है कि उसके सक्सेसफुल होने की, सफल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक बिजनेस प्लान के बारे में सोच रहे हैं, एक आप अपने वेंचर के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें आप एक्सप्लोर करें कि एआई किस तरह से यूज़ हो सकता है, कौन सी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा टेम्पलेट साबित हो सकता है विश्व के लिए, राइट। क्योंकि जो हम देख रहे हैं अपनी कंपनियों में, हमने जो इनमें निवेश किया है, कि जो सोल्यूशन वो इंडिया में बना रहे हैं वो बहुत आसानी से साउथ ईस्ट एशिया में भी लग सकता है, वो मिडिल ईस्ट में भी लग सकता है, वो अफ्रीका में भी लग सकता है। क्योंकि इंडिया में बहुत एक अजीब सी बात है और शायद ये हमारे डाइवर्सिटी का रिजल्ट भी है कि इंडिया में डेटा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे कि सिक्टपल है, राइट, वो ब्लड के सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्होंने एक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन को ट्रेन किया, राइट। नाउ यूएस में ये कंपनी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे वैक्सीनेटेड होते हैं, वहाँ पे बीमारियाँ ही कम होती हैं। यहाँ पे सारे तरह की बीमारियाँ हैं, डेंगू है, मलेरिया है, सब कुछ है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो पूरे विश्व में चलेगा। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक टाइम है इंडिया के लिए, जिसमें अगर जैसे भारत सरकार इतना निवेश कर रही है, इकोसिस्टम को बढ़ा रही है, अगर हम इसके साथ में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इसके साथ में लग जाएं, तो हम हो सकता है कि वी कैन लीवरेज एआई टू टेक ए जायंट लीप। हम बड़ी कंपनी बना सकते हैं। और चूंकि अभी श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब ये डेटा, इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा, ये बहुत अच्छा कदम है। जी जी। क्योंकि उससे होगा ये कि इंडिया के जो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, उसके पीछे और अच्छे लोग दुनिया भर से आएंगे ताकि इस एरिया को पूरा बढ़ावा दिया जा सके। एंड आई थिंक दिस कुड बी अ पिवटल मोमेंट। सो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स शुड एक्चुअली लुक एट एआई रियली डीपली, कि कैसे वो अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं इस एरिया में, और इंडिया को दे कैन क्रिएट अ टेक्नोलॉजी बूस्ट इन जीडीपी ऑफ 10x मे बी इन 20-30 years।
बिल्कुल डॉक्टर रमेश, जिस तरह से आपका मानना है कि पैशन और अगर स्किल हो साथ में तो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इस पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, पर यहाँ पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने का। जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना शो न्यू इंडिया संकल्प। सितारों की दुनिया, सुरों की मिठास, फिल्मी सफर का हर एक मोड़, लेजेंड्स की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी, अंदाज और अदाएं, सिर्फ हमारी जुबानी। तो देखना न भूलिए चित्रहार, बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, किस तरह से हमारा देश पूरी तरह से तैयार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए और क्या फ्यूचर रहेगा इसके साथ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जानेंगे फ्यूचर के बारे में। पर डॉक्टर रमेश, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपका ये मानना है, जैसे मैंने कहा कि अगर पैशन हो, स्किल साथ में हो, तो फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एंड हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन दैट विद अस? I think many students are excited about innovating, but also innovating for billions. Yep. Innovating for billions of people, not just billions of dollars. And I think with artificial intelligence, they can really do that. Okay. I think as Umakant was saying, whether it's health or education or transportation or logistics, there are many opportunities to solve. And I think you have to become passionate, not just about dating apps and food delivery apps, but there are many other ways to become passionate about these things. And I think interesting thing about India is that we have thought about knowledge economy as a big boost for the nation, but India can also become a data exporter, an exporter of value added data, and not just because artificial intelligence runs on data, and data is oil, and artificial intelligence is the engine. Okay. So given data is oil, it's very important to figure out how we can really, provide that fuel to the engine of artificial intelligence, and that can really become a major data export. And as in ma'am many said, ways. ki data analyzing is very, very important, which artificial intelligence is doing so and well. I think the opportunities are here and now. There is no need to wait. You don't have to build a very large research center, or you don't have to go get a PhD at a top university. Anybody with minimal skills can get into this, and as long as they're passionate about solving big societal problems, they have an opportunity to use artificial intelligence. And in my own case, I have been studying this field for more than 20 years, and what I've seen over time is computer vision or natural language processing, या speech recognition, ये सब बातें हमने देखी है last 20 years, and they have evolved dramatically. आजकल आप phone लेके picture निकाल के, you can recognize what's in that photo. That's magical. 10 years ago, 20 years ago, it was not possible. And so a lot of these possibilities are now already supported in mobile phones or on computer networks. So for the youth, I think they can combine these fundamental techniques and start building some really useful applications for the society. Exactly. और आज अगर हम यूथ की बात करें, हम किसी भी इंसान की बात करते हैं, सोशल नेटवर्किंग का हम लोग यूज करते हैं, फ्रेंड रिकमेंडेशंस होते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम कर पाते हैं, या किसी भी और चीज़ की बात करें, गूगल असिस्टेंट्स की जैसे हम बात कर रहे थे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम डेटा एनालाइजिंग की भी बात कर रहे थे, और अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर का जब दौर आया था तो लोगों के दिमाग में, जहन में एक डर सा था कि आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, या फिर अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी यही खतरा होगा? क्या लोगों के लिए ये एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो जाएगा, या फिर इसे वो ओवरकम करने के लिए भी सरकार के पास सॉल्यूशन है? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा एम्प्लॉयमेंट लॉस का डर रहता है, क्योंकि एक पुराने टेक्नोलॉजी के जगह नहीं आएगी। तो इसमें अगर मैं सेवरल दशक पुराना जो एक फिल्म नया दौर करके आई थी, जी। उसमें बस ड्राइवर और तांगे वाले के बीच में भी यही कंपटीशन दिखाया था, एंड इट ब्यूटिफुली ब्रॉट आउट हाउ न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन दिस फियर ऑफ जॉब लॉस एंड चेंज, अ कल्चरल चेंज, एटसेट्रा.
So I don't think artificial intelligence is very different from that, but why it is different is because it is all pervasive. It's there in all the sectors. So unlike the previous industrial revolutions, I would say this will have more major impact, and employment will be one of the things which will get impacted. But then, as we always said, and you also said about computers, you know, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जब वो CBS में किए गए, तो उसमें इतनी तब वहाँ पे सब स्ट्राइक्स हुए थे, जो यूनियंस थे उन्होंने कहा कि ये तो सारे हमारे जॉब्स कंप्यूटर्स ले जाएंगे। बहुत विरोध हुआ था उसका यार। विरोध हुआ था, कंप्यूटर्स ने लिए जॉब, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसमें क्या होता है कि नए तरह के जॉब्स आते हैं। सो यू विल हैव नाउ मोर कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सेट्रा, हाँ, इन डिफरेंट सेक्टर्स। बट एक आदमी जो आज एक काम कर रहा है, वो सडनली नेक्स्ट डे दूसरा काम करने की उसमें क्षमता होगी कि नहीं होगी, वो हमारी स्किलिंग स्ट्रैटेजी पे है। और अभी हमारा जो पूरा एक मंत्रालय है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका काम ही यही है कि हाउ वी कैन फोरसी कि किस तरह की स्किल्स की दरकार होगी देश में। और जो कि अभी हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हैं, जहाँ पे कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 35 इयर्स, यंग पॉपुलेशन। तो वो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारा, उसको हम कैसे कैपिटलाइज करें। तो ये स्किलिंग की जो स्ट्रैटेजीज है उस पर सरकार फोकस कर रही है। और दूसरे भी जो इंडस्ट्री है, जैसे IT इंडस्ट्री है, उसमें NASSCOM अभी कर रहा है फ्यूचर स्किल्स के ऊपर, अबाउट रीस्किलिंग, कि आप अपने जो स्किल आपकी जो है उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे ताकि आप अडेप्ट कर सके विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। सो आई वुड से दैट एम्प्लॉयमेंट विल गेट इम्पैक्टेड, but if we are proactive rather than being reactive, and we kind of perceive the situation which will emerge and be prepared for it, then we can convert this challenge into an opportunity. That's really nice कि we can create this challenge as an opportunity. But then technological singularity के बारे में उमाकांत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि by 2045 और somewhat by 2030 in fact हमें टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। Is it a hypothesis or is it good or not? तो अभी द टेक्निक्स जो अभी अवेलेबल हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता है। जिस तरह के हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं जो कि अभी लाइव हैं, जैसे हम अपनी कंपनीज में निवेश किया हुआ है, वो जिस तरह से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे एना मैम ने भी कहा कि प्रोडक्टिविटी गेन वाला जो पार्ट है, आई थिंक वो बहुत सही है, अभी हो रहा है, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। जैसे और कंप्यूटिंग पावर एनहांस होगी, हो सकता है सिंगुलैरिटी आ सकती है, बट मुझे अभी लगता है कि शायद जो हमारे हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो उस तथ्य को हाईलाइट करती हैं, पर मुझे लगता है कि अभी वो 50 से 60-70 साल दूर हैं। पर अभी भी बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी एक ये कहना कि वो एक क्षण होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा। ये काफ़ी इट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलर फिक्शन, एंड दैट एक्चुअली मेक्स फॉर वेरी गुड सब्जेक्ट एज वेल। लेकिन आज की डेट में अगर मैं सच्चाई देखूं, तो वो एक तरह से, and I'm seeing that it is providing health care to people in a country like India, जहाँ पे बहुत कम डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स हैं भी तो बहुत छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हमारी कंपनीज हम देख रहे हैं, सिक्टपल हुई, निर्मई हुई, वो सेम क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को देश के कोने कोने तक पहुंचा पा रहे हैं, राइट। तो टुडे दैट इज़ द ट्रुथ, और मुझे लगता है कि ये उसमें इंक्रीज ही होगा। एंड जस्ट टू ऑल्सो पॉइंट आउट, बिकॉज लोग टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी से इसलिए घबराते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि लोगों के पास कुछ करने को नहीं रह जाएगा, काम नहीं होगा, राइट। आप ओला में सवारी करते हैं, तो इनफैक्ट ओला इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कनेक्ट यू विद यू नो द राइड्स विच आर नॉट देयर। एंड पहले अगर टैक्सियों की संख्या देखें और अभी देखें, तो आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आई थिंक फॉर कंटिन्यूइंग 20-30 years, क्वेश्चन आई हैव इज, जब ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी तो फिर क्या होगा उन ड्राइवर्स का?
तो इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। अगर इंडिया में ड्राइवरलेस कार चल गई तो दुनिया के कहीं जगहों पे चल सकती है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ कारें ही नहीं मिलती, इंडिया में गाय मिलती हैं, इंडिया में जानवर मिलते हैं रोड पे। आज की डेट में टेक्नोलॉजी वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है, राइट? तो आई थिंक इफ़ आई वेयर टू आस्क माई सेल्फ ऑनेस्टली, आई स्टिल फील कि अभी वो वक्त आने में काफ़ी टाइम है। और हो सकता है जैसे कि हमने आज की डेट में हम कोई घोड़े नहीं चलाते, राइट? वी but at one point of time we all used to ride horses. That's a way to that was the way for us to get from one place to another. Exactly. तो हो सकता है कि कुछ समय बाद लोग ये अपने रिज्यूमे में लिखें कि मुझे कार चलाना आता है। That's nice. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पे बात की। और हम लोग ड्राइवरलेस कार्स की बात कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बारे में क्या कहना है, आइए देख लेते हैं। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की बाहरी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए जिस तरह से कहा कि जब बैटरी वाली कार्स या ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है सोसाइटी पर, इस बारे में उन्होंने बात की। मैं डॉक्टर रमेश आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी अभी हम हॉलीवुड की भी बात कर रहे थे उमाकांत जी से, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम टर्मिनेटर की बात करते हैं तो वो हॉलीवुड में तो बन गया, लेकिन बॉलीवुड में बनने में काफी वक्त लग जाएगा। तो आपका क्या कहना है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के बारे में? First of all, singularity, what is singularity? Singularity is the time when a computer can do better than a human being. Yes, exactly. Many specific tasks. And when we think about artificial intelligence, AI, there's a notion of narrow AI and weak AI and a strong AI, or a very specific narrow AI and a more general AI. Okay. So Terminator is the general AI. It can do anything like a human being. But most of the AI you see today, whether it's voice recognition or chatbot or logistics, is narrow AI. It can do very specific tasks. But you know, the progress in the field is very, very fast. Now, if you think 10 years ago, most of us did not have a smartphone. iPhone is only 10 years old. So in 10 years, amazing things happened. There was no Ola, there was no Uber, there was no iPhone 10 years ago. And now we take it for granted. So I think if you move the clock forward about 10 or 20 years, I think we'll see some really amazing things on exponential technologies. And combination of robotics and nanotechnologies and blockchain, all run by artificial intelligence, will give us some amazing innovations that we cannot even imagine right now. So although singularity is about being able to surpass abilities of a human brain, I think there are singularities that will surpass the abilities of humans in general, not just the human brain. And that can happen actually very quickly in many areas. I think machines can already surpass our abilities to do computation. They can surpass our abilities to do the total amount of memory in terms of total ability to communicate. Computers already do more than human beings. Now, the intelligence part of it is what remains. So I think we've got some really interesting things. It may not be that far. Terminator has a notion of time travel coming back, so that's a little bit more difficult. But I think as far as surpassing the human ability, I don't think we are going to be that far in getting there. So when it comes to self-driving cars and so on,
I think it remains to be seen if they can be run on streets in India with all its complexity. Yeah, so exactly, maybe it that's will take what I wanted to longer. ask. But again, going back to the original point, the fact that India provides so much diversity in types of roads, maybe this is a great sandbox for many companies, for many research organizations to use Indian streets for trying this out, make it a pilot here, as opposed to doing pilots in sunny open roads in California. वेरी नाइस। इनफैक्ट बहुत अच्छा एग्जांपल आपने यहाँ पे दिया, उसी के बारे में मैम से मैं चर्चा करना चाहूंगी। अगर इस छोटे से एग्जांपल की बात करें, जिस तरह से सर ने कहा कि अगर ऐसी कार्स बनती हैं इंडिया में तो वो ऐसी रोड्स भी होनी चाहिए, लाइक स्ट्रीट्स भी वैसी होनी चाहिए जहां पर वो रन कर सके। सो आपको लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते ये पॉसिबल होगा मैम? देखिए, सबसे पहले तो हम ड्राइवरलेस कार्स की बात ही नहीं करें। जब हम बात करते हैं हमारे फोकस सेक्टर्स का जी। तो उसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ तो हैं ही, और मोबिलिटी का भी एक हमारा फोकस अभी बहुत बड़ा मोबिलिटी समिट भी हुआ। तो जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो हम एआई को उन जगह लगाना चाहेंगे, एआई का इस्तेमाल उन एरियाज में करना चाहेंगे जो कि हमारे लिए चैलेंजेस है, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ और लॉ एंड ऑर्डर हुआ, इस तरह की चीजें। तो हम क्यों, देखिए, प्रॉब्लम जब हम ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं तो वो उन देशों की प्रॉब्लम है जहाँ पे कि लोग नहीं हैं। आई जस्ट टुक एन एग्जांपल फॉर दैट। मैं So, सभी वही मैं कह रही हूँ। अब आपने जो रोड्स की बात कही कि रोड्स कैसे हैं, नाउ वी कैन हैव व्हीकल्स which can drive on a bad road using AI. बट वी शुड हैव द प्लान्स लाइक दैट, लाइक लेन्स ड्राइविंग होना चाहिए, वो तो प्लान्स में आएगा, ट्रैफिक प्लान्स में आ जाएगा। तो ट्रैफिक प्लान्स में वही है, AI can, I feel, as Ramesh is again and again saying, given the diversity, I think given our diversity, it is a real sandbox thing to come out with very revolutionary AI tools to overcome these problems, rather than say कि आप ये pothole fix कर दीजिए। Now what you can do, actually Intel ये collect कर रहा है, और हमने अभी एक hackathon भी किया नीति आयोग ने on mobility challenges, जिसमें कि some of the solutions were कि कैसे AI tools के इस्तेमाल से आप safe driving कर सकते हैं। You can avoid the potholes on the road, Okay. and all using AI, and how you can observe. In fact, there are now companies, काफ़ी startups हैं who offer this. तो उसमें क्या होता है कि you observe the driver behavior. तो ड्राइवर की अगर जैसे आंखें छपक रही हैं या कुछ हो रहा है तो अलर्ट विल गो और व्हाटएवर। तो जो स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स होते हैं उनका, That's really amazing. Yeah, so you have all kinds of tools, and one of the solutions which came out in our hackathon was you don't need to fit any extra camera or anything. जो अच्छा। आपका फोन है वो फोन का ही डेटा यूज करके ड्राइवर मूवमेंट्स को कवर कर रहे थे। लेकिन हाँ, जो ड्राइवरलेस कार्स हैं दे आर फैशनेबल, और उसमें जहाँ पे देखिए रिसर्च की जहाँ जरूरत होगी वो होगा। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का वो है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, वो कहते हैं जो हमारे युवा हैं, हमारा जो रिसर्च कम्युनिटी है, दे शुड फोकस द रिसर्च ऑन आवर चैलेंजेस, एंड एज इट वाज सेड, इफ वी सॉल्व फॉर इंडिया, वी सॉल्व फॉर द वर्ल्ड, because that will address around 40% of the population facing similar problems. बिल्कुल मैम, इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना शो न्यू इंडिया संकल्प।
ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो बहुत अच्छे से आपने एग्जांपल देके समझाया हमारे देश के जितने भी लोग हमारे शो को देख रहे हैं कि किस तरह से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडाप्ट किया जाएगा तो क्या क्या चेंजेस हैं जो ओवरऑल सोसाइटी में आएंगे। हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी होने वाला है इसका कहीं ना कहीं, जिस तरह से हम एडवांटेजेस की बात कर रहे थे या हम इनोवेशंस और न्यू क्रिएशंस की बात कर रहे थे। अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं उमाकांत सर। तो मैं ये जानना चाहूंगी एआई की मदद से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी फॉर द स्टार्टअप्स, फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स और भी इन्वेस्टर्स के लिए। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एआई का, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर डेफिनेशन है वो ये है कि वो एक ह्यूमन की तरह काम करती है, राइट। तो जहाँ जहाँ हमारे ह्यूमन स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ हम ह्यूमन रिसोर्सेज को सप्लीमेंट कर सकते हैं। जी, जी, जैसे कि हमारे कई शहरों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, छोटे कस्बों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर की जगह कंपाउंडर होता है जो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, और उससे जो एक्सेस मिलती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की वो काफ़ी सबस्टैंडर्ड होती है, राइट। तो एक तो हम ऐसी जगहों पे मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचा सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन पहुंचा सकते हैं, हम एजुकेशन अवेलेबल करा सकते हैं, तो एक एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमने देखा है, जो जिन कंपनियों में हमने इन्वेस्ट किया है, कि बिकॉज यू आर मिमिकिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज कमिंग डाउन, राइट। तो आज की डेट में आप देखें कि पहले आप घर में कार रखना बहुत बड़ा एसेट माना जाता था, राइट। आज की डेट में हर व्यक्ति एक बटन पे ओला बुला सकता है, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक्चुअली हैज कम डाउन। तो अगर उसको हम एक्सट्रापोलेट करें तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है, और जो जिस तरह के बिजनेसेस इंडिया में बहुत अच्छे से क्रिएट किया जा सकते हैं, कि वी कैन लीवरेज एआई टू लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वेदर इट इज कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बात भी कर रहे हैं कि हाउ डू यू क्रिएट हेल्थ केयर फॉर ऑल, राइट। हाउसिंग, हाउ कैन वी क्रिएट एक्सेसिबल चीपर हाउसिंग। सॉरी, मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है वक्त की कमी के कारण। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री का भी फोकस इस पर बहुत रहता है कि बाय 2022 हम एश्योरेंस देते हैं न्यू इंडिया का, उसमें एआई किस तरह से हेल्प करेगा? एआई काफी तरह से हेल्प करेगा। एक तो हेल्थ का, जैसे उमाकांत बता रहे थे, आयुष्मान भारत जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दूसरा जो उसमें जो सेकंड है, हमारे जो स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में एआई विल प्ले अ वेरी बिग रोल, वेदर इट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइडिंग द बेसिक अमेनिटीज और the traffic management. Digital India concept also. Absolutely. Digital India is the backbone for enabling AI. तो Digital India में तो देश ने काफ़ी तरक्की वो की है। फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है जब हम MSMEs जो स्मॉल उद्यमी हैं उनको AI बहुत मदद कर सकता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस काफ़ी बढ़ सकती हैं। फिर ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो एक दूसरा है कि जो हमारे ये बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं, जैसे इंश्योरेंस स्कीम हुई, फसल बीमा योजना या आयुष्मान भारत या कोई और बड़ी स्कीम, उसमें एआई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग फ्रॉड्स एटसेट्रा। ओके, उससे क्या होगा, लीकेजेस कम होंगी। और जब हम ये बातें करते हैं एआई की, we should not take AI alone. You know, in the fourth industrial revolution, we have IoTs, we have blockchain, we have big data, etc. So taken together, I think these technologies can really help us optimize on our resources and assist us in achieving our New India goal. That's really nice. And Dr. Ramesh, I want to ask is, what about the privacy, the safety, security while using the AI technology also? Or how do you see the future of India with this AI technology? Yeah, privacy is very important, especially when it comes to health information. And traditionally, we have considered that creating very private communication or very private, data is good for individuals, but maybe it's not good for society. So, as Anna was saying, that if in healthcare, if it's possible for us to capture the information on all the patients, we can actually make the hospitals very efficient. Okay. And if we capture it over a whole state or whole nation, then we can look for epidemics,
and we can see which treatment plans are working and which treatment plans are not working. We can actually do clinical trials on 500 million people simultaneously, effectively, by looking at all their data, which is great, but that's also challenging for privacy because it doesn't make sense to expose the data of all these people. But actually the privacy and the utility of the data can be simultaneously achieved by many new methods that are emerging. So we don't have to worry about regulation or legal arrangements for this. New technologies emerging such as federated learning or something we have invented at MIT called split learning. And these new methods will allow us to maintain the data privacy and still make it possible to use all the data for societal benefits. And this is very exciting because AI is very different from traditional software or software engineering. Now, when you talk about software companies, many of them have programmers, they have very creative people writing code, writing programs, and it's a very rule-based method. But artificial intelligence is not like that. It's based on examples. So we need tens of thousands of people who are contributing their chest x-rays or their ultrasound or their blood reports, and based on this example, AI can create solutions for all the masses. So, writing AI software is very different than writing the traditional software. And so because writing AI software requires all this data, it's even more important that we treat the privacy of the patients as something very, very important as a first-class citizen. Exactly, very true, and so nicely you have elaborated all the things. Thank you so much, Dr. Ramesh, for coming here. बहुत शुक्रिया आपका. Anna मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया. और उमाकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यू इंडिया संकल्प में अपना वक्त हमें देने के लिए. तो आज हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ किस तरह से क्या प्लान्स हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है. और वो दिन दूर नहीं जब फ्यूचर में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर इंसान काम कर रहा होगा और अपने ब्रेन्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसके इस्तेमाल से हम सब कुछ वो अचीव कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे जो कि हम करना चाहते हैं. वो बिल्कुल सही कहते हैं, डर के आगे जीत है. तो आपको डरना नहीं है, कोई भी फेयर नहीं रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर होगा तो आपकी लाइफ और भी बेटर होगी और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे कुछ और करने के लिए. फिलहाल न्यू इंडिया संकल्प में इतना ही. एक बार फिर हाजिर होंगे एक इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने के लिए. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. नमस्कार.